Hello everyone, this is my PPT presentation for BSc Nursing Part First और आपका सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और उसकी एक यूनिट है यूनिट सेकंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन और उसका एक टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स और एथिकल प्रिंसिपल्स. So today we are discuss about the ethical principles and code of ethics. First one is definition. Code is a set of ethical principles that is generally accepted by the member of a profession. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि एथिकल प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर सभी जितने भी क्लिनिकल प्रोफेशनल नर्सिंग स्टाफ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. इन एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा और जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स पेशेंट्स के लिए और स्टाफ्स के लिए बनाए गए हैं एज अ नर्सिंग प्रोफेशन उनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो जनरली हम कह सकते हैं बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एथिकल प्रिंसिपल हैं जो कि जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, द कोड ऑफ एथिक्स विल स्टेट व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन, what are the responsibility of each members toward customers, co-workers, profession and society as a whole. तो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू जितने भी नर्सिंग प्रोफेशनल स्टाफ हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो रिलेटेड टू उनके कस्टमर, कोवर्कर, प्रोफेशन, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक नर्सिंग स्टाफ से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हम प्रोफेशन के अंदर और किस टाइप की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगा और किस टाइप की एक्सपेक्टेशन एक नर्सिंग स्टाफ से रख सकते हैं वो डिपेंड करती है कोड ऑफ एथिक्स पे. जब भी कोई नर्सिंग स्टाफ कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेगा तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकता है. नेक्स्ट, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय विच द प्रोफेशन इज एक्सपेक्टेड टू रेगुलेट इट्स मेंबर्स एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी. तो जनरली जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है वो एक तरीके से क्या है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जब कोई भी नर्सिंग स्टाफ इन्हें फॉलो करेगा तो एक तरीके से वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा किसको, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, किसके लिए, सोसाइटी के लिए. तो जनरली जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या एक तरीके इसके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू एक नर्सिंग स्टाफ डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है किसको, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को. नेक्स्ट, इन 1973 द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ICN अडॉप्टेड कोड ऑफ एथिक्स. 1973 में ICN ने कोड ऑफ एथिक्स को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था. तो ये थे हमारे एथिकल प्रिंसिपल. सिंपल सा ये कह सकते हैं कि जनरली रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं. कोड ऑफ एथिक्स क्या है, जनरली रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं जो कि हर प्रोफेशनल मेंबर्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर इनको फॉलो करना पड़ेगा. और किसी भी स्टाफ की क्वालिटी क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर उसकी कैसी क्वालिटी हो, किस क्वालिटी की केयर प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स रेस्पॉन्सिबल है. तो अगर आपको इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करनी है तो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, ethical principles.
फर्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल्स एक्चुअली कंट्रोल प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स बने हैं वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सारे स्टाफ इन एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपना वर्क करते हैं, तो वो अपनी एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ethical principles are the moral norms that nursing as a profession both demands and strives to implement to everyday clinical practices। एक तरीके मॉरल नॉर्म्स है। मॉरल नॉर्म्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। मॉरल नॉर्म्स का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हर नर्सिंग स्टाफ को इंप्लीमेंट करना है एवरीडे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर हर दिन इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स है यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल्स दैट द नर्स शुड कंसीडर्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन। अगर नर्सिंग स्टाफ को क्लिनिकल सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेना है रिलेटेड टू पेशेंट, तो उसके अंदर जो डिसीजन है व्हेन मेकिंग डिसीजन, तो उसके लिए अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो उसके लिए जो बेस है वो एथिकल प्रिंसिपल है। एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू एक नर्सिंग स्टाफ सही डिसीजन ले सकता है। एथिकल प्रिंसिपल दैट द नर्स शुड कंसीडर व्हेन मेकिंग डिसीजन। जब भी आपको पेशेंट के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वहां आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एथिकल प्रिंसिपल्स को, और इन एथिकल प्रिंसिपल्स के बेस पे एक नर्सिंग स्टाफ क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल्स। तो ये जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं एक बार हम इनको शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर पर्सन। यहां पर पर्सन का मीनिंग है पेशेंट से। आपको अपने पेशेंट की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, आपको अपने पेशेंट की रेस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। हर पेशेंट के पास उसकी फ्रीडम है। देखिए, फ्रीडम और ऑटोनॉमी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोनॉमी डिफरेंट है, फ्रीडम डिफरेंट है। रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी का मतलब है कि पेशेंट अपनी हेल्थ से रिलेटेड सेल्फ डिसीजन ले सकता है। लाइक डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया, अपेंडेक्टॉमी करना है, अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करना है। अब उस ऑपरेशन को करवाना है या नहीं करवाना है, ये पेशेंट का खुद का सेल्फ डिसीजन होगा। तो ये है ऑटोनॉमी। हिंदी में इसका मतलब स्वशासन। आपकी इच्छा है तो आप इस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप इस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो मत करिए। डॉक्टर ने एडमिशन के लिए एडवाइस किया है, आपकी इच्छा है तो आप एडमिट हो सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप एडमिट नहीं होंगे। रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। अब रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी का मतलब है कि आपको पता है कि पेशेंट की ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट करनी है, तो आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं आपको हमारे यहाँ पर एडमिट होना पड़ेगा, नहीं आपको ये ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ऑटोनॉमी मीन्स है कि पेशेंट का खुद का सेल्फ डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम। ऑटोनॉमी अलग चीज है, फ्रीडम अलग चीज है। फ्रीडम को हम ले सकते हैं जनरल फ्रीडम। जब पेशेंट आपके यहां पर एडमिट हो चुका है तो उस पर आपका पूरा कंट्रोल है, बट उसकी चॉइस पे आपका कंट्रोल नहीं है। इट मीन्स बेसिक फ्रीडम पेशेंट को मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट की डाइट में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और वो हॉस्पिटल के फूड को प्रिफर नहीं करना चाहता है और उसको होम डाइट प्रिफर की जा सकती है, वो अपने घर से खाना मंगा सकता है, तो रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, आपको उसको परमिशन देनी चाहिए कि हाँ वो घर से खाना मंगा के खा सकता है, होम डाइट को वो प्रिफर कर सकता है, होम पास आपको उसको अलाउ करने चाहिए। ये है रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर बेनिफिशियंस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डूइंग गुड। बेनिफिशियंस का मतलब है आप जितनी भी एक्टिविटीज पेशेंट के लिए कर रहे हैं उससे पेशेंट को पॉजिटिवली फायदा मिलना चाहिए। डूइंग गुड, जो भी करो पेशेंट के लिए अच्छा करो। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर नॉन मैलेफिशियंस। मैलेफिशियंस नहीं होता है हार्म, किसी का नुकसान कर दिया, किसी को हानि कर दी, हार्म। तो अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स।
आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो या आपसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे पेशेंट को हार्म हो। तो रेस्पेक्ट नॉन मैलिफिसेंस, अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर वेरासिटी, ऑलवेज टेलिंग ट्रुथ, ट्रुथ टेलिंग, हमेशा पेशेंट को सच बोलना है, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू प्रोसीजर, जो भी पेशेंट के रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं पेशेंट को आपको एग्जैक्ट बतानी है, उसमें आपको कुछ भी हिडन नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक पेशेंट है, हार्ट का ऑपरेशन होने जा रहा है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि आपको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और हमेशा पॉजिटिव रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ये कह दें कि इस ऑपरेशन में आपकी जान को खतरा नहीं है। रेस्पेक्ट फॉर वेरासिटी कहता है कि जो सच है वो आपको बताना है, तो एज इट इज आपको बताना है कि उसकी लाइफ को कितना खतरा है। आप उससे पॉजिटिव रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन्स के पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, कोई सी भी क्लास हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर पेशेंट के, हर बच्चे के, हर पेरेंट्स के अपने अपने राइट्स हैं, लाइक राइट टू नो अबाउट ड्रग, राइट टू नो अबाउट ट्रीटमेंट, राइट टू नो अबाउट प्रोसीजर, राइट टू नो अबाउट पॉलिसीज। इन सब के बारे में आपको उसको बताना जरूरी है। राइट टू फर्स्ट इन्फॉर्म, कुछ भी आप प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले उसको इन्फॉर्म करिए, ये सारे उसके राइट्स हैं। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर फिडेलिटी, फुलफिलिंग प्रोमिसेस, अगर आप अपने पेशेंट से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे फुलफिल करिए, यानी पूरा कीजिए। जैसे आपके पेशेंट ने आपसे पूछ लिया मेरा डिस्चार्ज कब तक होगा, और आपने कहा डॉक्टर राउंड पे आएगा तब मैं पूछ के बताऊंगा, और अगर आप अपनी ड्यूटी से ऑफ हो जाते हैं, घर पे चले जाते हैं, तो आपने उसके प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। फुलफिल नहीं किया इट मीन्स आपने उससे कुछ प्रॉमिस किया था और आप उसे भूल गए। बट रेस्पेक्ट फॉर फिडेलिटी, फुलफिलिंग प्रोमिसेस, अगर आप उससे कुछ प्रॉमिस करें तो उससे पूरा कीजिए। एंड नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल के लिए। पेशेंट की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए या वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर नहीं होनी चाहिए। लाइक हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में अगर कोई पेशेंट एडमिट है और उनमें से एक पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो उसका राइट है कि आप उसकी इस रिपोर्ट को या उसकी इस इंफॉर्मेशन को वार्ड में लीक नहीं कर सकते, या आप उसकी फाइल को अलग से हाईलाइट नहीं कर सकते। तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी और आपको उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। तो ये है हमारे एथिकल प्रिंसिपल। फर्स्ट डिटेल में देखेंगे अब, रेस्पेक्ट फॉर पर्सन। रेस्पेक्ट फॉर पर्सन नॉट ओनली अप्लाइज टू क्लिनिकल सिचुएशन बट ऑल्सो टू ऑल लाइफ सिचुएशन। पेशेंट की जो रेस्पेक्ट करनी है आपको सिर्फ क्लिनिकल सिचुएशन में नहीं करनी है, लाइफ की हर सिचुएशन में उसकी रेस्पेक्ट करनी है। लाइक आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं और कम्युनिटी में जा रहे हैं तो वहां आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस, हर जगह आपको पेशेंट की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट, इट डायरेक्ट्स इंडिविजुअल टू ट्रीट देमसेल्व्स एंड अदर विद रेस्पेक्ट। खुद के प्रोफेशन को भी रेस्पेक्ट देनी है और अदर्स जो आपके पेशेंट्स है उसको भी रेस्पेक्ट देनी है। जब तक आप अपने प्रोफेशन को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक आप पेशेंट को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, दिस रेस्पेक्ट टू पर्सन नीड टू बी सिंप्लीफाइड एज इट अफेक्ट नर्सिंग प्रैक्टिस। अब इसका मीनिंग ये है, रेस्पेक्ट टू पर्सन नीड टू बी सिंप्लीफाइड एज इट अफेक्ट नर्सिंग प्रैक्टिस।
यानी रेस्पेक्ट फॉर पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। जो पेशेंट आपके यहाँ पर एडमिट हुआ है, अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव नहीं होगी। और अगर आप सारे पर्सन्स को अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट देते हैं तो वो अफेक्ट करेगी किसको? आपकी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को। वो क्वालिटी नर्सिंग केयर आप पेशेंट को प्रोवाइड कर पाएंगे किसके थ्रू? रेस्पेक्ट फॉर पर्सन। तो जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको आपको रेस्पेक्ट देना है। सिर्फ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में नहीं, इवन आपको कम्युनिटी एनवायरनमेंट में भी पेशेंट को रेस्पेक्ट देना है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। Autonomy that individual are able to act for themselves to the level of their capacity। यानी पेशेंट जो है अपने लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई बड़ा हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, उसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, उसकी इकोनॉमिक क्लास के अकॉर्डिंग वो वहां के जितने भी एक्सपेंसेस हैं या उस हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा है वो पे नहीं कर सकता और वो वहां पर एडमिट नहीं होना चाहता, तो ये उसकी ऑटोनॉमी है, उसको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। ऑपरेशन का कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका कॉस्ट कम है। और अगर प्राइवेट वाले हॉस्पिटल के कॉस्ट आप पे नहीं कर पा रहे तो ये आपकी इच्छा है, आपको ऑपरेशन प्राइवेट में कराना है गवर्नमेंट में कराना है। तो रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। Next, it is a right of individual to govern their action according to their own purpose and reason। ये इंडिविजुअल का अधिकार है, उसका राइट है, वो अपनी खुद के पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने रीजन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकता है, अपने एक्शन ले सकता है। जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन मुझे करवाना है नहीं करवाना है, मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे और अगर मैं करवा लूंगा तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे। अकॉर्डिंग टू ओन पर्पस एंड रीजन पेशेंट अपने डिसीजन ले सकता है। एंड लास्ट, फॉर एग्जाम्पल, लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट जो बनाया है वो पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं या पेशेंट को अपने यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं तो उन सब के लिए एक इन्फॉर्म कंसेंट रेडी रहता है पेशेंट के लिए। इन्फॉर्म कंसेंट में फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो सारी डिटेल उस इन्फॉर्म कंसेंट में लिखी हुई रहती है और उस इन्फॉर्म कंसेंट में पेशेंट के और उसके अटेंडर के यानी उसके रिलेटिव्स के साइन होते हैं। इट मीन्स कि आपने पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले उस प्रोसीजर की सारी डिटेल, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पेशेंट्स को बता दिए और वो इन सबको एग्री करते हुए इस इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन कर रहा है। उसके बाद आप कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल freedom demands that the patient be exempt from control by others to select personal health goals। It means है पेशेंट को आपको प्रेशराइज नहीं करना है। जब भी आप पेशेंट से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी गोल सेलेक्ट करोगे, जैसे डाइट उसकी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है और आप उसका डाइट प्लान बना रहे हैं तो उसमें आप पेशेंट को भी इन्वॉल्व करोगे। आप अपनी मर्जी की लाइक और डिसलाइक को देखते हुए उसका डाइट प्लान तैयार नहीं करेंगे, इसमें आपको पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना है, उसकी पूरी फ्रीडम है। यानी पेशेंट पे किसी का कंट्रोल नहीं है, पेशेंट अपनी बेसिक चॉइस, अपनी बेसिक प्रेफरेंसेस को रख सकता है, उसको फ्रीडम है। नेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन प्लानिंग पेशेंट केयर बाय नर्स मैनेजर और व्हेन लीडिंग सबऑर्डिनेट। और जब भी एक वार्ड इंचार्ज पेशेंट के लिए कोई भी प्लानिंग करेगा तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा कि किसी भी चीज को हम पेशेंट पे फोर्सफुली अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, पेशेंट की फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के लिए कोई भी प्लानिंग हमको करनी है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर बेनिफिशियंस।
डूइंग गुड, आप जो भी पेशेंट के लिए कर रहे हो उससे पेशेंट को फायदा मिलना चाहिए, उसको बेनिफिट होना चाहिए। द बेनिफिशियंस प्रिंसिपल स्टेट दैट द एक्शन टेक शुड बी प्रमोट गुड। आप कोई सा भी एक्शन लो, पेशेंट का क्या करना चाहिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए अच्छे के लिए होना चाहिए, प्रमोट गुड। नेक्स्ट, इट रेफर टू ऑब्लिगेशन टू डू वेल एंड नॉट हार्म अदर पीपल। ये जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनका कर्तव्य, ऑब्लिगेशन है उनके कि आप पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और पेशेंट को हार्म ना पहुंचाएं, नॉट हार्म अदर पीपल। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स द बैलेंसिंग ऑफ हार्म्स एंड बेनिफिट। जितने भी पेशेंट्स के हार्म्स होते हैं और बेनिफिट होते हैं हॉस्पिटल में, आपको उसको बैलेंस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजीज के लिए आया है, वैसे ही उसको हार्म हो रहा है, जिस डिजीज से रिलेटेड पेशेंट एडमिट हुआ है वैसे ही उसको हार्म हो रहा है, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी केयर के थ्रू उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने की। तो वहां पर हम बैलेंस कर रहे हैं हार्म्स और बेनिफिट्स को। नेक्स्ट, बेनिफिट्स प्रमोट द क्लाइंट वेलफेयर एंड हेल्थ, वेयर एज हार्म्स और रिस्क डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्लाइंट हेल्थ और वेलफेयर। तो जो आप बेनिफिट्स को प्रमोट कर रहे हैं वो क्लाइंट की हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, जबकि जितनी भी हार्म्स और रिस्क हैं वो पेशेंट की हेल्थ और उसके वेलफेयर को क्या कर रही है, डिट्रैक्ट कर रही है, यानी रिड्यूस कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रेस्पेक्ट फॉर बेनिफिशियंस, डूइंग गुड, पेशेंट के लिए अच्छा करना है और उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है जिससे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो। एंड लास्ट, रेस्पेक्ट फॉर नॉन मैलिफिशियंस। मैलिफिशियंस का मतलब है हार्म और नॉन मैलिफिशियंस का मतलब है अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स। आपको अपने पेशेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। इट मीन्स आपसे कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको अलर्ट रहना है कि मुझसे अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पेशेंट पे। तो इट इज अ स्टेट्स दैट प्रोफेशनल शुड प्रिवेंट डूइंग हार्म टू अदर्स। पेशेंट को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए, हार्म से बचाना है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग टू अदर्स। एक्सपायरी ड्रग, आपने ड्रग्स की चेक नहीं करी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी चेक करो। आपने चेक नहीं करी और एक्सपायरी ड्रग जो है पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर दी, तो पेशेंट को क्या होगा, हार्म होगा, उस ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे और आपके थ्रू पेशेंट को क्या होगा, हार्म होगा, क्योंकि आपने उसकी एक्सपायरी चेक नहीं करी और आपने हार्मफुल ड्रग क्या कर दी, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर दी। या मेडिसिन आपने चेक नहीं करी और कोई गलत मेडिसिन जो पेशेंट के लिए नीडफुल नहीं है, या ज्यादा डोज उसके लगा दी, कम डोज लगा दी और रिएक्शन होने लग गया पेशेंट में, तो आपने पेशेंट को क्या पहुंचाया, हार्म पहुंचाया। तो अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स, आपको अपने काम के समय किसी भी तरीके से पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। अब हार्म मीन्स क्या है, हार्म मीन्स इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल इंजरी। अब किस किस टाइप के हार्म्स आप पेशेंट को दे सकते हैं। फर्स्ट, इमोशनल, पेशेंट से रेस्पेक्ट से बात नहीं करी, उसने आपसे कुछ पूछा आपने जवाब नहीं दिया, आप उसे बार बार इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी उसके माइंड के अंदर, तो आपने उसको क्या करा, इमोशनली इंजर्ड कर दिया, इमोशनली हार्म पहुंचाया। सोशली, उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने दिया बिना किसी रीजन, सोशल डिस्टेंसिंग कर दी। नेक्स्ट, फिजिकल इंजरी, प्रोसीजर को सही तरीके से अप्लाई नहीं करा और उसके कारण आपने पेशेंट को फिजिकली इंजर्ड कर दिया। तो ये सारे हार्म्स हैं जो कि आपकी गलती से हो सकते हैं। नेक्स्ट, नर्स मैनेजर शुड एम्फेसाइज गुड क्वालिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड गिव पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तो जो नर्स मैनेजर है वो ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करती है, यानी बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है गुड क्वालिटी, कि जो उसके सबऑर्डिनेट है, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो गुड क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन करें और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश करती है जिससे वो अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करें और उनके जो पेशेंट हैं उनको हार्म से प्रिवेंट कर सके। तो ये था हमारा रेस्पेक्ट फॉर नॉन मैलिफिशियंस।
रिमेनिंग प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।